पाठ 12 पाताल कोट धरती का अजूबा। पाठ प्रवेश। पाताल मात्र कल्पना ही नहीं बल्कि यथार्थ में भी विद्यमान है। इसे जिज्ञासु पर्यटक दिन के उजाले में देखना चाहते हैं। प्राचीन आख्यानों में अनेक पातालों का वर्णन रोमांचित करता है। गंगा को भगीरथ धरती पर अपने पूर्वजों के तर्पण के उद्देश्य से लाए थे, जिन्हें पाताल में तपरत ऋषि कपिल ने भस्म कर दिया था। लेखक ने धरती के इस अजूबे का वहां के लोगों का अपनी धरती से लगाव और अटूट प्रेम को हृदय से अनुभव किया है। यदि यह कहा जाए कि इस धरती के नीचे भी मानव बस्ती है, जहाँ के आदिवासी जन हजारों हजार साल से अपनी आदम संस्कृति और रीति रिवाज को लेकर जी रहे हैं। यहाँ चारों ओर बीहड़ जंगल हैं, आवागमन के कोई साधन नहीं है, जहाँ विषैले जीव जंतु हिंसक पशु खुले रूप में विचरण कर रहे हैं, जहाँ दोपहर होने पर ही सूरज की किरणें अंदर झांक पाती हैं, हमेशा धुंध सी छाई रहती है, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, भारत का हृदय कहलाने वाले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से 62 किलोमीटर तथा तामिया विकास खंड से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाताल कोट समुद्र सतह से 3250 फुट ऊंचाई पर तथा भूतल से 1000 से 1700 फुट गहराई में एक अजूबा स्थल है। वैसे तो पाताल कहते ही हमारे मस्तिष्क पटल पर एक वृत्तांत तेजी से उभरता है। लंका नरेश रावण का एक भाई, जिसे अहिरावण के नाम से जाना जाता था, वह राम और रावण के युद्ध के समय राम लक्ष्मण को सोता हुआ उठाकर पाताल लोक ले गया था। वह उनकी बलि चढ़ा ही रहा था कि तभी वीर हनुमान पाताल लोक पहुंच गए थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अहिरावण मारा गया। उसके मारे जाने पर हनुमान उन्हें पुनः युद्ध भूमि पर ले आते हैं। पाताल अर्थात अनंत गहराई वाला स्थान, और कोट यानी कनात। यदि आप पहाड़ों की तलहटी में खड़े हैं तो लगता है जैसे कनातों से घिर गए हैं। कनात की मुंडेर पर उगे पेड़ पौधे हवा में हिचकोले खाती डालियां मानो हाथ हिला हिला कर कहती हैं कि हम कितने ऊपर हैं। यह कनात कहीं कहीं 1200 फुट, कहीं 1700 फुट, तो कहीं खाड़ियों के अंतस्थल से 3700 फुट ऊंची है। उत्तर पूर्व में बहती नदी की ओर यह कनात नीची होती चली जाती है। पाताल कोट का अंतः क्षेत्र शिखरों और वादियों से आवृत है। पाताल कोट में प्रकृति के विभिन्न उपादानों ने इसे अद्वितीय बना दिया है। दक्षिण में पर्वतीय शिखर इतने ऊंचे होते चले गए हैं कि इनकी ऊंचाई उत्तर पश्चिम में फैलकर इसकी सीमा बन जाती है। दूसरी ओर घाटियां इतनी नीची होती चली गई हैं कि उसमें झांककर देखना मुश्किल होता है। यहाँ का अद्भुत नजारा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिखरों और वादियों के बीच होड़ सी लग गई हो। कौन कितने गौरव के साथ ऊंचा हो जाता है और कौन कितनी विनम्रता के साथ झुकता चला जाता है। पाताल कोट की झुकी हुई चट्टानों में निरंतर पानी का रिसाव होता रहता है। यह पानी रिसता हुआ ऊंचे ऊंचे आग के वृक्षों के माथे पर टपकता है और फिर छितरते हुए बूंदों के रूप में खो के आंगन में गिरता रहता है। पाताल कोट का आदिम सौंदर्य जो भी एक बार देख लेता है, वह उसे जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। पाताल कोट में रहने वाली जनजाति की मानवीय धड़कनों का अपना एक अद्भुत संसार है, जो उनकी आदिम परंपराओं, संस्कृति, सांस्कृतिक रिवाज, खान पान, नृत्य, संगीत आदि में निहित है। यह सामान्य जनों के क्रियाकलापों से मेल नहीं खाते। आज भी वे उसी निश्चलता, सरलता तथा सादगी में जी रहे हैं। यहाँ प्राकृतिक दृश्यों की भरमार है। यहाँ की मिट्टी में एक जादुई खुशबू है। पेड़ पौधों के अपने निराले अंदाज हैं। नदी नालों में निर्बाध उमंग है। पशु पक्षियों में आनंदिता है। खेत खलिहानों में श्रम का संगीत है। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है। खूबसूरत पेड़ पौधों की भरमार, रंग बिरंगे फूलों से लदी फदी डालियां,
शीतलता और मंदहास बिखेरते कलकल के गीत सुनाते आकर्षक झरने नदी का किसी रूपसी की तरह इठलाकर, बल खाकर, मचल कर चलना सबको मोहित करने में सक्षम है। इस प्राकृतिक सुषमा के बीच 4 चांद लगाती है घास फूस से बनी झोपड़ियां। इनकी दीवारों पर खड़िया तथा गेरू से प्रतीक चिन्ह उकेरे जाते हैं। हंसिया, कुल्हाड़ी तथा लाठी इनके पारंपरिक औजार हैं। ये मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग करते हैं। ये अपनी धरती को मां का दर्जा देते हैं। इनके जीवन का मुख्याधार वनोपज ही है। बीज को छिड़क कर फसल उगाई जाती है। पारंपरिक खेती कर ये कोदो, कुटकी तथा बाजरा उगा लेते हैं। महुआ इनका प्रिय भोजन है। महुआ के सीजन में ये उसे बीन कर तथा सुखाकर रख लेते हैं और इसकी बनी रोटी बड़े चाव से खाते हैं। शहरी चकाचौंध से कोसों दूर आज भी वे सादगी के साथ जीवन यापन करते हैं। कमर के इर्द गिर्द कपड़ा लपेटे, सिर पर फड़िया बांधे, हाथ में कुल्हाड़ी अथवा दराती लिए, होठों पर मंद मंद मुस्कान ओढ़े ये आज भी देखे जा सकते हैं। सरकार द्वारा विकास के नाम पर केवल कोर्ट में उतरने के लिए सीढ़ियां बना दी गई हैं, लेकिन इनका उपयोग न करते हुए ये अपने बने बनाए रास्ते पगडंडियों पर चलते नजर आते हैं। हाट बाजार के दिन ही ये ऊपर आते हैं और इकट्ठा किया गया वनोपज बेचकर मिट्टी का तेल तथा नमक आदि लेना नहीं भूलते, जो चीजें जंगल में पैदा नहीं होती। यही उनकी न्यूनतम आवश्यकता होती है। एक खोज के अनुसार पातालकोट में पहले 20 गांव थे, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप के चलते वर्तमान समय में केवल 12 गांव ही शेष बचे हैं। एक गांव में 4-5 अथवा 7-8 से ज्यादा घर नहीं होते। पातालकोट के दर्शनीय स्थलों में रातेड़, कारेयाम, चिमटीपुर, दूधी तथा गायनी नदी का उद्गम स्थल और राजा खो प्रमुख हैं। आम के झुरमुट पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। आम के झुरमुट में शोर मचाता कलकल के स्वर निनादित कर बहता सुंदर सा झरना कारेयाम का खास आकर्षण है। रातेड़ के ऊपरी हिस्से से कारेयाम को देखने का यह ऊंट की कुबड़ सा दिखाई देता है। राजा खो पातालकोट का सबसे आकर्षक दर्शनीय स्थल है। माना जाता है कि नागपुर के राजा रघु ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से तंग आकर मोर्चा खोल दिया था, लेकिन विपरीत परिस्थितियां देखकर उन्होंने इस गुफा को अपनी शरण स्थली बनाया था। तभी से इस खोह का नाम राजा खोह पड़ा। यह एक विशाल चट्टान के नीचे 100 फुट लंबी तथा 25 फुट चौड़ी खोह है। इसमें कम से कम 200 लोग आराम से बैठ सकते हैं। राजा खोह के समीप गायनी नदी अपने पूरे वेग के साथ चट्टानों को काटती हुई बहती है। नदी के शीतल तथा निर्मल जल में स्नान कर व तैरकर सैलानी अपनी थकान भूल जाते हैं। पातालकोट की जीवन रेखा दूधी नदी है, जो रातेड़ नामक गांव के दक्षिणी पहाड़ों से निकलकर घाटी में बहती हुई उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई पुनः पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पक्षियों की चहचहाहट, हर बहेड़ा आंवला, छायादार तथा फलदार वृक्षों की सघनता, धुंध और हरी तिमा के बीच धूप छांव की आंख मिचौनी राजा खोह की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं और उसे एक पर्यटन स्थल विशेष का दर्जा दिलाते हैं। इनका एक भयावह पक्ष भी है। दोपहर ढलते ही हिंसक पशु पक्षी अपने शिकार की तलाश में अपनी अपनी मान से निकल पड़ते हैं। सूरज की रोशनी में कभी नीले तो कभी काले कलूटे दिखने वाले अनोखी छटा बिखेरते पहाड़ों की श्रृंखला किसी विशाल काय राक्षस से कम दिखाई नहीं पड़ती। खूबसूरत जंगल जो अब से ठीक पहले हमें अपने सम्मोहन में समेट रहा होता था, अब डरावना दिखाई देने लगता है। एक अज्ञात भय मन के किसी कोने में आकर सिमट जाता है। इस बदलते परिवेश में पर्यटक वहां रात गुजारने की बजाय अपने अपने होटलों में आकर दुबकने लगते हैं, जबकि जंगल में रहने वाली जनजाति के लोग बेखौफ अपनी झोपड़ियों में रात काटते हैं। वे अपने जंगल तथा जंगली जानवरों का साथ छोड़कर नहीं भागते।
जंगल से बाहर निकलने की वे सपने में भी सोच नहीं बना पाते। जीना यहाँ मरना यहाँ की तर्ज पर ये जनजातियां बड़े सुकून के साथ अलमस्त होकर अपने जंगल से खूबसूरत रिश्ते की डोर से बांधे रहते हैं। अपनी माटी के प्रति अनन्य लगाव और उनके अटूट प्रेम को देखकर एक सूक्ति याद हो आती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद पियगरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। इस बात को फलितार्थ और चरितार्थ होते हुए यहाँ देखा जा सकता है। यदि इस अर्थ की गहराइयों तक कोई पहुँच पाया है तो वह यहाँ का वह आदिवासी है जिसे हम केवल जंगली कहकर इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में वह धरती पुत्र है जो आज भी उपेक्षित है। लेखक गोवर्धन यादव।